सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अष्टमः पाठः संसार सागरस्य नायकाः। संसार सागरस्य यानी संसार रूपी सागर का नायकाः, नायक, नेता, लीडर। तो प्रस्तुत पाठ जो है अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। तो इस पाठ में गजधर के बारे में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तो लेखक ने संसार सागर किसको कहा इस पाठ में? तो तालाबों को, बावड़ियों को। ठीक है, चलिए हम लोग पाठ प्रारंभ करते हैं। के आसन ते अज्ञात नामानः, वो अज्ञात नाम वाले कौन थे? यानी अज्ञात नाम, जिनका नाम हमें नहीं पता है, जिनको हम नहीं नाम से नहीं जान रहे हैं। शतशः सहस्रतः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता। जो ये सैकड़ों हजारों तालाब हमें दिखते हैं वो सहसैव अचानक से शून्यात्, शून्य से प्रकट नहीं हुए। यानी ऐसा नहीं कि नहीं थे और अचानक से इतने सारे आ गए हैं, ऐसा नहीं है। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति। तो यही तालाब जो हैं यहाँ पर संसार सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयित्रीणाम् एकेकं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये, तो सबसे पहले हम नेपथ्य शब्द का अर्थ समझते हैं। नेपथ्य किसको कहते हैं? जैसे आपने कभी कोई नाटक देखा हो, जो स्टेज पर नाटक हो रहा हो, तो उसमें क्या होता है कई बार कि स्टेज पर कोई नहीं होता है, या जो लोग होते हैं उनमें से कोई नहीं बोल रहा होता है, लेकिन आवाज़ सुनाई देती है, जिसको हम आकाशवाणी कह सकते हैं, कि पर्दे के पीछे रह करके कोई व्यक्ति बोलता है। ठीक है, वो दिखता नहीं है, तो उसे हम कहते हैं नेपथ्य, यानी कि पर्दे के पीछे। तो एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये, तो इनके जो निर्माण करने वाले हैं या इनको बनाने के पीछे निर्मापयित्रीणाम एकेकम, तो एक एक जो हैं बनवाने वाले, और निर्मातृणाम च दशकम आसीत, और बनाने वाले 10-10 थे। एतत् एकेकम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रम वा रचयतः स्म। तो ये जो बनवाने वाले एक एक लोग और बनाने वाले 10-10 लोग जो थे, इन्होंने ही मिल करके सैकड़ों हजारों को बनाया था, यानी सैकड़ों हजारों तालाबों को बनाया था। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्याः समाजेन यत् किंचित पठितम। लेकिन पीछे बीते हुए 200 वर्षों में नई पद्धति से, नूतन पद्धत्या नई पद्धति से, नए तरीके से समाज ने यत् किंचित पठितम, जो कुछ भी पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन एकेकम दशकम सहस्रकंच इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। तो इस पढ़े हुए समाज ने इन एक एक या 10-10 या हजारों को फिर से वापस शून्य में ही बदल दिया है, यानी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, तो उनका रहना न रहना एक समान ही है। तो इसलिए कह रहा है कवि कि ये जो हजारों तालाब बने थे, तो इस पढ़े लिखे समाज ने उनको फिर से शून्य में ही परिवर्तित कर दिया है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद अस्मात् पूर्वम एतावतः तडागान के रचयन्ति स्म। तो ये जो नया समाज है, नया जिसको पढ़ा लिखा समाज जो है, इसके मन में कभी ये भी जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा नैव उद्भूता, उत्पन्न नहीं हुई कि अस्मात् पूर्वम, हमसे पहले, एतावतः तडागान के रचयन्ति स्म, कि इन तालाबों को कौन रचता था, कौन बनाता था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसितः तेन प्रविधिनापि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयत्नम्। आज हम जो नया ज्ञान देखते हैं, नया विज्ञान देखते हैं, नए प्रकार की मशीनें देखते हैं, जो विकास देखते हैं अपने सामने, इन सब के बावजूद भी, इन विधियों से भी, इन प्रविधियों से भी, इन विज्ञानों से भी कभी किसी ने पूर्व में किए हुए, पूर्वम संपादितम, पूर्व में किए हुए इन कार्यों को नापने का प्रयत्न नहीं किया, किसी ने भी, न केनापि, किसी ने भी नहीं किया। आगे हम देखते हैं, ये उसका सरलार्थ आप पढ़ लीजिएगा। अद्य
ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, आज जो अज्ञात नाम है यानी जिनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं। पुरा ते बहुप्रथिताः आसन, तो वो प्राचीन समय में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, अशेषे ही देशे, अशेष यानी कि जो स्थान न बचा हुआ हो, यानी पूरे देश में ऐसा कोई स्थान नहीं रहता था जहाँ पर तालाबों का निर्माण नहीं होता था, यानी पूरे देश में ही तालाबों का निर्माण होता था। निर्मातारोपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और निर्माण करने वाले भी, तालाब को बनाने वाले भी पूरे ही देश में निवास करते थे। गजधरः इति सुंदर शब्दः तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम, तो ये जो गजधर शब्द है, तो इस शब्द को तालाब बनाने वालों के स्मरण के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है, या जो तालाब बनाने वाले हैं उनके स्मरण के लिए ही इस शब्द को समझ लो कि एक प्रकार से रिजर्व कर दिया गया है, उन्हीं के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोयम अद्यापि प्रचलति, तो राजस्थान के कई भागों में राजस्थान के बहुत सारे स्थानों पर आज भी ये शब्द जो है गजधर शब्द आज भी प्रचलित है। कह गजधर, कौन थे गजधर? यह गज परिमाणम धारयति स गजधर। आप लोगों ने अगर जो प्राचीन विधि हमारी देखी हो, जानते हो, सुना हो आप लोगों ने, तो एक जो नापने की विधि होती थी, कहते हैं ना एक गज, या अभी भी जो कपड़े नापते हैं तो वो गज से वो खरीदते हैं कि कितने गज का कपड़ा है, ठीक है। तो वो जो एक नापने का, किसी चीज़ को नापने का एक जो साधन होता था उसको हम कहते थे गज। तो यह गज परिमाणम धारयति स गजधर, जो एक गज के परिमाण को धारण करने वाला होता है उसे ही हम गजधर कहते हैं। गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यते, तो ये जो गज परिमाण था यानी नापने का जो एक साधन था, एक गज था, उसी को नापने के कार्य में उपयोग किया जाता था। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लौहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लौहयष्टिं, तो समाज में 3 हाथ की, परिमाण मतलब 3 हाथ के लंबाई की, लौहयष्टिम, लोहे की, यष्टि मतलब डंडी, तो लोहे के डंडे को हस्ते गृहीत्वा, हाथ में ले करके, चलन्तः चलते हुए, गजधराः जो गजधर थे, इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति, लेकिन उनको इस समय में शिल्पी के रूप में, शिल्पी के किसको कहते हैं? नए नए भवनों का, नए नए वस्तुओं का निर्माण करने वाले शिल्पकार जिनको हम कहते हैं, तो जिनको हम आज के भाषा में इंग्लिश में इंजीनियर भी कहते हैं, आर्किटेक्चर भी कहते हैं, ठीक है। तो उस रूप में वो गजधर अब जो हैं वो सम्मानित नहीं हैं, उनको वो सम्मान नहीं प्राप्त है। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, तो गजधर जो थे वो किस रूप में जाने जाते थे कि जो समाज की गंभीरता को, समाज की आवश्यकताओं को नाप लेते हों, इस रूप में परिचित थे, इस रूप में जाने जाते थे कि समाज की में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उस प्रकार से जो गजधर थे वो उनको जान लेते थे, उनकी आवश्यकताओं को माप लेते थे, उन्हें हम गजधर कहते थे। गजधराः वास्तुकाराः आसन, तो वास्तव में जो गजधर लोग थे वो क्या थे? वास्तुकार थे। वास्तुकार किसे कहते हैं कि कहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे हम लोग घर में बनाते हैं तो वास्तु दोष देखते हैं, ठीक है। तो वास्तु दोष क्या होता है? तो वास्तु शास्त्र में कैसा कैसा घर कहाँ, घर का कमरा किधर होना चाहिए, दरवाज़ा किस तरफ होना चाहिए, खिड़कियाँ कहाँ होनी चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, तो ये सारी जो बातें हैं तो वो जिसमें लिखा हुआ है वो है वास्तुशास्त्र, और उसको बनाने वाले जो लोग हैं वो वास्तुकार कहलाते हैं, यानी उस विधि से घर को जो बनाते हैं उन्हें हम वास्तुकार कहते हैं। तो वास्तव में ये जो गजधर थे ये एक वास्तुकार थे, चीज़ों को सही प्रकार से समझ करके, आवश्यकताओं को भांप करके, माप करके उन चीज़ों का निर्माण करते थे, तालाबों का, बावड़ियों का, कुओं का। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म।
अब काम चाहे ग्रामीण समाज का हो या फिर नगर का हो, उसका निर्माण, सुरक्षा का प्रबंध और जो पूरा दायित्व जो है, सुरक्षा प्रबंध का दायित्व जो है वो गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणी कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन। तो नगर नियोजनात् यानी बड़े बड़े कामों से लेकर के छोटे कामों तक, लघु निर्माण पर्यंतम छोटे कामों तक सारे काम जो हैं इन्हीं के ऊपर आधारित होते थे। ते योजनाम प्रस्तुवन्ति स्म, वे लोग योजनाएं बताते थे। योजना मतलब कि किसी घूमते हुए किसी गांव में गए, वहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ तालाब नहीं है, बावड़ियाँ नहीं है, कुएं नहीं है, पानी की परेशानी है, तो वो लोग नहीं, वहाँ के प्रधान को या फिर जो ग्राम समाज होता था उनको जा कर के योजना बताते थे कि यहाँ पर अगर एक कुआं बन जाए या तालाब बन जाए या बावड़ी बन जाए तो ग्रामीणों के लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा। तो वो इस प्रकार की योजनाएं प्रस्तुत करते थे। भाविव्यम आकलयन्ति स्म, अब उसका खर्च भी बताते थे, क्योंकि अब योजना बता रहे तो उसका खर्च भी बताना पड़ेगा कि कितना खर्च हो जाएगा इन सब चीज़ों में, कितना व्यय लगेगा। तो जो उसका व्यय होता था उसका वो आकलन करते थे। उपकरण भारान संगृह्णन्ति स्म, और जो उसके लिए आवश्यक उपकरण हैं उनका भी भार यानी उनको भी एकत्रित करते थे। प्रतिदाने, प्रतिदान में यानी कि जब हमारे यहाँ कोई भी मिस्त्री या मजदूर काम करने आता है या काम करता है तो हम लोग उसको कुछ देते हैं, उसी को कहते हैं प्रतिदान। उसने हमारा काम किया और हम उसको कुछ दे रहे हैं, प्रतिदान कर रहे हैं। तो प्रतिदाने ते न तदयाचन्ते स्म यद दातुम तेषाम स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। तो प्रतिदान में यानी मेहनताना में वो यानी गजधर लोग वो चीज़ नहीं मांगते थे, यद दातुम तेषाम स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। तो जो चीज़ देने में उनके जो स्वामी हैं, मालिक हैं, वो देने में असमर्थ हों, ऐसा भी कोई चीज़ वो नहीं मांगते थे। मतलब इतना पैसा नहीं मांग लेते थे कि नहीं सामने वाला दे ना सके। तो जितना उनको मिल जाता था या उस प्रकार से ही वो अपनी इच्छाएं प्रकट करते थे कि जितना सामने वाला भी समर्थ हो देने में। तो इस कारण से कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। तो इसलिए काम की समाप्ति हो जाने पर वेतनानि अतिरिच्य, वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्यः, गजधरों को सम्मानमपि प्रदीयते स्म, सम्मान भी दिया जाता था। ठीक है। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, तो इस प्रकार के शिल्पियों को, कारीगरों को नमस्कार है। अब देखिए कि यहाँ इस पाठ में क्या बताया कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता, प्राचीन संस्कृति, प्राचीन जो ज्ञान विज्ञान था उसके बारे में हम जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं। हमने कभी ये प्रयत्न नहीं किया कि हमारे गांव में अगर तालाब है तो ये कैसे बना होगा, क्या या ये नापने का क्या साधन रहा होगा, इसके बारे में हमने कभी जानने का प्रयत्न नहीं किया। अब हमारे पास मशीनें हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग करके हम कुएं या फिर तालाब जो भी खोदना रहता है, जो भी बनाना रहता है, तुरंत बन जाता है। लेकिन जो पुराने समय में बना है वो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमने कभी ये जानने का प्रयत्न नहीं किया कि जब इतने सारे साधन नहीं थे तो ये लोग काम कैसे करते थे। तो उसी विषय को इस पाठ में बताने का प्रयत्न किया है कि हम अपने प्राचीन ज्ञान विज्ञान को भूलते जा रहे हैं और नवाचार में, नवाचार को अपनाना बुरी बात नहीं है, नवाचार को अपनाना चाहिए। नवाचार से अपने कार्यों को और भी सरल बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें ये नहीं कि अपने प्राचीन ज्ञान विज्ञान को हम भूल जाएं। तो उसी बारे में इस पाठ में जो है चर्चा की गई है। आप उसका हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं। आइए हम लोग प्रश्न उत्तर पे बात करते हैं। प्रश्न 1 है, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में इसका उत्तर देना है। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते, किस राज्य के भाग में, भाग मतलब हिस्सों में गजधर शब्द प्रयुक्त है, तो राजस्थानस्य। गज परिमाणम कः धारयति, गज का जो परिमाण है वो कौन धारण करता है, तो गजधरः। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म, वेतन के अतिरिक्त काम समाप्त होने पर उनको और क्या दिया जाता था, तो सम्मान। के शिल्पी रूपेण न समादृताः सन्ति भवन्ति, कौन जो हैं शिल्पी के रूप में यानी कि और इंजीनियर के रूप में, आर्किटेक्चर के रूप में कौन सम्मानित नहीं है, तो गजधराः, गजधर लोग सम्मानित नहीं हैं, यानी उनको वो सम्मान अब तक नहीं मिल पाया है,
जो मिलना चाहिए था। प्रश्न 2 है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। अब ये पूर्ण वाक्य में प्रश्न उत्तर है। तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म? तो तडागाः अशेषे हि देशे निर्मीयन्ते स्म। गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः? तो गजधराः समाजस्य गाम्भीर्यस्य मापकाः इति रूपेण परिचिताः। गजधराः किं कुर्वन्ति स्म? गजधराः नवनिर्माणस्य योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, भाविव्यम् आकलयन्ति स्म, उपकरणभारान् संगृह्णन्ति स्म। यानी कि नई योजनाएं प्रस्तुत करते थे, उसका खर्च बताते थे और उसके उपकरण जो है वो एकत्रित करते थे। के सम्माननीयाः? तो गजधराः सम्माननीयाः। प्रश्न 3 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो ये आप रेखांकित शब्द देख रहे हैं, पद देख रहे हैं, उसके स्थान पर हमको ये प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आप इसको देख करके प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। फिर प्रश्न 4 है अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधि विच्छेदम कुरुत। तो आप अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा उत्तर ही लिख दिया है मैंने। तो यथा संधि विच्छेदम, अब संधि विच्छेदम दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया। तो संधि विच्छेद का क्या मतलब होता है? तो संधि का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये शब्द है, ठीक है, इसको हमें जोड़ना है तो इसको हम कहेंगे संधि करना। इत्यस्मिन, अब इस यहाँ पर लिखा हुआ है इत्यस्मिन एतेस्वेव, अब हम इनको अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करने को कहते हैं विच्छेद। तो पुस्तक में आप देख लीजिए, जिसका संधि करना है संधि करके लिख दीजिएगा और जिसका विच्छेद करना है उसको विच्छेद करके लिख दीजिएगा। प्रश्न 5 है मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से यानी इस बॉक्स से उचित शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख करके लिख सकते हैं। प्रश्न 6 है पद निर्माणम कुरुत। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है आपको बुक में आपके दिया हुआ है कुछ एग्जाम्पल के रूप में, और ये जो है हमें इसको लिखना है। तो आप इसको देख करके लिख सकते हैं। यानी कि जैसे प्रत्यय, यहाँ पर प्रत्यय और धातु को मिला करके हमको शब्द बनाने हैं। जैसे क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है, इसको मिला के हमने शब्द बनाया करतुम। ह्री धातु तुमुन प्रत्यय है हरतुम। त्रि तुमुन तरतुम। तो आप लोगों ने प्रत्यय पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो हम इसकी भी एक जो है प्रत्यय की एक कक्षा प्रत्यय की भी पढ़ेंगे और एक संधि का भी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये जो है पाठ पूरे हो जाएं, उसके बाद हम लोग एक एक कक्षा जो है व्याकरण की कक्षा लेंगे, जिसमें हम लोग संधि, प्रत्यय, कारक, समास आदि पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 7 कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब ये शब्द दिए हुए हैं, तो ठीक है, ये सारे शब्द दिए हैं। अब इनमें उचित विभक्ति का प्रयोग करके हमको रिक्त स्थान पूरा करना है। जैसे उदाहरण के रूप में दिया है विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। अब यहाँ विद्यालय दिया हुआ था, तो उसका द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके, द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करके यहाँ पर हमने वाक्य बनाया। अब एक नियम आप जान लीजिए कि जैसे ये शब्द होते हैं परितः, उभयतः, सर्वतः और धिक्, ठीक है, तो इन सभी शब्दों के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी किसी वाक्य में अगर इन शब्दों का प्रयोग हुआ है परितः, उभयतः, और जिसके लिए हुआ है, ठीक है, तो परितः में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं करना हमें, लेकिन परितः शब्द जिसके लिए प्रयोग किया गया है, जैसे विद्यालयम परितः, विद्यालय के चारों ओर, तो जिसके लिए परितः शब्द, उभयतः, सर्वतः और धिक् शब्द प्रयोग किया गया है, तो उसमें हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से सह, यहाँ देख रहे हैं आप सह, तो सह शब्द जिसके लिए प्रयोग हुआ है उसमें हम लोग तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे ही मृगैः सह, हिरण के साथ में, ठीक है, बालिका भी सह, पित्रा सह, मात्रा सह, तो यहाँ पिता के साथ और माता के साथ है, इसलिए इसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
तो जिस भी वाक्य में सह यानी साथ में शब्द का प्रयोग होता है तो जिसके लिए वो शब्द प्रयोग हुआ है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और कुछ शब्द ये हैं जिस प्रकार, जैसे कि परितः, उभयतः, सर्वतः और धिक्। तो इनके लिए वाक्य में जिसके लिए ये शब्द प्रयोग किए गए हैं उसमें हम लोग द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में हम लोगों की कक्षा आज की समाप्त होती है। आप सभी लोग एक बार जो है द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इस पर एक बार आप लोग नेट पर भी देख लीजिएगा और अपनी पुस्तक में पीछे जो पीछे ऐसे आपकी पुस्तक में नहीं दिया होगा पर नेट में आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। नहीं तो ये शब्द तो आप याद कर लीजिएगा कि इन शब्दों के साथ में जिसके लिए ये शब्द प्रयोग होते हैं वाक्य में उसमें द्वितीया विभक्ति, और इन शब्दों के साथ में यानी सह के साथ में जिसके लिए सह शब्द का प्रयोग होता है उसके साथ में तृतीया विभक्ति, उसके लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ कि पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। अब किसके साथ जा रहा है तो पिता के साथ, तो सह शब्द जो है वो पिता के लिए प्रयोग किया गया है तो इसलिए पिता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।